हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल द यंग एस्पिरेंट्स, यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन फाइलिंग से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। तो अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, आपने शुरू की है और आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या फिर आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, तो देखो दो चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो ड्राफ्टिंग में भी ड्राफ्टिंग कितनी करोगे, क्योंकि ज़्यादातर सिविल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और ड्राफ्टिंग का जो पैटर्न है वो लोगों को समझ में नहीं आता। वो काफ़ी सारे बुक रेफ़र करते हैं, फिर प्रैक्टिस में उनसे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो उन्हें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन ये एक तो ये है कि कोर्ट में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है सारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए। मेरे पास दो तरीके के केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यंग लॉयर्स हैं जिनको कोई चिंता ही नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ प्रेशर अपने पर लेते ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तो वो भी वो कोई प्रोसीडिंग में कुछ सीरियस नहीं रहते हैं और काफ़ी टाइम से जाते रहते हैं। और मैंने दो तरीके के क्वेश्चन बहुत सुने हैं, उनको डीमोटिवेट भी करते हैं कई सारे लोग। जैसे आप जाओगे तो आपको कई सारे लॉयर्स ऐसे मिल जाएंगे या कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, आपने क्वेश्चन किया नहीं मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो कहेंगे नहीं मैं इस चैम्बर में मैं तो खुद भी कई सालों से बैठा हूँ लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं कमाया, तुम भी क्या कमाओगे। तो पहली बात तो ये कि जो कमाना है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंडरी मैटर है। अगर आप कमाने के लिए जा रहे हो कि नहीं आप फर्स्ट डे से भी अर्निंग कर लोगे, तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं अगर ऐसा होता तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसकी लर्निंग नहीं करते हो। जैसे आप लॉ की ग्रेजुएशन करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप 3 साल की प्रैक्टिस 3 साल का अपना LLB कंप्लीट करते हो या फिर 5 साल का BA LLB कंप्लीट करते हो। उसके बाद आप जो है पूरी किताबें पढ़ने के बाद, वकालत की जो भी बुक्स हैं, लॉ की बुक्स हैं, उनको अच्छे से स्टडी करने के बाद आप सोचते हो कि यार अब प्रैक्टिस करें जाके। तो एक आपका माइंडसेट हो जाता है। तो उस माइंडसेट को आपको मैं अब काफ़ी छोटी बात बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन हो सकता है वीडियो थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है सीखना आपके लिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि इन फ्यूचर अगर आपको जैसे बिल्कुल कई सारे लोग हैं जिनको खाली एप्लीकेशन जाननी है, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनको इन बातों से मतलब है, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में सिनेरियोज़ कैसे होते हैं। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि नहीं प्रैक्टिस करने से, जो आप यहाँ आए हो इस कोर्ट के केबिन में, वो तो पहली बात तो वो ये कहते हैं कि नहीं मैं भी 2-3 साल से कर रहा हूँ, आज तक मैंने अपना एक केस नहीं लड़ा। तो उनसे पूछना चाहिए ये कि भाई फिर 2-3 साल यहाँ कर क्या रहे हो, जब तुमने आज तक कोई केस ही नहीं लड़ा है तो 2-3 साल यहाँ क्यों अपने बर्बाद कर रहे हो। जब 2-3 साल में तुमने कोई केस नहीं लड़ा तो 3-4 साल बाद भी कोई केस नहीं लड़ोगे। फिर दूसरे तरह का माइंडसेट के लोग ये मिल जाएंगे, तुम्हें कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं कमा के जाओगे यहाँ से। तो सिंपल प्रोसीडिंग में, सिंपल बात में आप ये देखो ना कि ये डिपेंड करता है आपकी माइंडसेट के ऊपर, आपके माइंडसेट में क्या बैठा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जो मुंशी होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी योग्यता के बारे में उन्होंने क्या किया है और आपके बारे में। आपका माइंडसेट शुरू से ही रहता है कि नहीं यार मैं तो लॉयर हूँ, आई एम एन एडवोकेट, सो वाई आई शुड राइट द एप्लीकेशन, मुंशी है उसके लिए। तो यहीं आप फेल कर जाते हो। जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग सीखने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल जैसे डॉक्टरी की जाती है ना, तो डॉक्टरी में कंपाउंडर से स्टार्ट किया जाता है कि भाई कंपाउंडर जो है, ऐसा नहीं कि वो आप कंपाउंडर आपने LLB की डिग्री ले ली। कई सारे जो होते हैं, सॉरी MBBS की डिग्री, कई सारे जो MBBS डिग्री लेके जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको बिल्कुल वो वाले काम करने पड़ते हैं जो नर्सेज को करने पड़ते हैं। तो वो नर्स थोड़ी हो गए, उनने जो ग्रेजुएशन अपनी करी है, MBBS जो करी है, लेकिन उसके लिए उनको ज़रूरी है, अगर वो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई MBBS डिग्री करा हुआ डॉक्टर जाता है, उसे कह दिया कि जब मरीज है इसको नहलाना है। अब वो नया है, जूनियर है, अब उसके हाथ वैसे होंगे या फिर उसको अजीब सा लगेगा कि यार मैं इसको कैसे नहला सकता हूँ, तो उसका मतलब वो सही से ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये एक टास्क हुआ उसके देखने के लिए कि क्या कितनी झिझक है इसके अंदर। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिकली अब सोचो, अगर वो
उस चीज़ से इतना हो रहा है, तो जब शरीर पूरा खुल जाता है तो उसमें कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी देख के विचलित हो जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि जब कूड़ा निकालना है तो घुसना पड़ेगा और कूड़े को साफ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको लॉ के फील्ड में महारत हासिल करनी है, आप चाहते हैं कि आपके पास केसेस हों और आप अपनी केस की जो फाइल्स हैं वो आपके पास आए, क्लाइंट आपके पास आए, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई भी अधिवक्ता जिसके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे कई सारे जो आप अपनी एडवोकेसी घर पे रख के जाइए, आप बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपने कहा 2-4 एप्लीकेशन लिखी, आपने कहा अरे मैं तो अब सब सीख गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, अब क्लाइंट से कैसा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप उस केबिन को चूज़ कीजिए, उस चैम्बर को चूज़ कीजिए जहाँ पर काम अच्छा है, जहाँ पे काम ज़्यादा है। जब काम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस ज़रूर होगी। अब जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस है वहाँ आपको काम ज़रूर मिलेगा, और काम मिलेगा तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और कुछ लोग जो जाते हैं वो बहुत ही टेंशन वाले मूड में जाते हैं। कुछ जो एक तो मैंने हंकी फंकी वाले बता दिए कि भैया वो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो एडवोकेट हैं, हम क्यों कुछ करें। कुछ कहेंगे कि नहीं, हर चीज़ में उनका थिंक प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, वो हर चीज़ को पैसे से जोड़ देते हैं। अरे मेरे पास तो ये EMI चल रही है और मेरे तो घर का खर्चा बहुत है और मैं क्या करूँगा, मैं कैसे, यहाँ तो 1 रुपया की कमाई नहीं होती। वो डे 1 से ही रोना शुरू कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर कट बात यह है कि जब तक आप किसी चीज़ को सीखोगे नहीं, उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। और सबसे पहली बात है, अगर आप जाओगे, अगर कोर्ट रूम में जाओगे, लाइब्रेरी में वहाँ पे जाओगे, तो देखो कितने सारे डिसीजंस होते हैं। और सबसे पहले कि ये कि रेगुलर बेसिस पे लोकल एक्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो क्या आप सब कुछ सीख जानते हो क्या, या आप जिन एडवोकेट्स को जानते हो, अगर उनसे मतलब इमीडिएटली आप कोई सेक्शन पूछो कि यार मोटर व्हीकल एक्ट का ये सेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दो, तो क्या वो एग्जैक्टली बता पाता? जो कमा रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ के देखा है कभी आपने? नहीं बता पाता है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो डेली कोर्ट प्रोसीडिंग में है, वो जिस पे केस आ रहे हैं, वो उस फ्लो को समझ गया है और उस फ्लो को समझ के वो काम कर रहा है और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है। जितने ज़्यादा वो नए चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है, उस तरह के केस बाकी लोग नहीं ले रहे हैं, तो उसके पास ज़्यादा आ रहे हैं और वैसे वो फेमस होता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की फाइल, देखो आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ से आपकी फाइलिंग बननी स्टार्ट हो जाती है और वहीं से आपको क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से आपको क्लाइंट एक्चुअल में नहीं मिलते हैं, आपको क्लाइंट मिलते हैं अपने लोकल एरिया से, जहाँ भी आपने बेझिझक होकर के आप अपना बोर्ड लगाइए अपने घर के पास कि भाई एटलीस्ट आपका ये पता होना चाहिए एडवोकेट आप हो। लोग आपको जानेंगे नहीं तो आपके पास कैसे लोग आएंगे? तो आप एडवोकेट हो और आप विधिक सहायता किसी को ले रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह प्रचार करवाइए, लेकिन कम से कम अपने घर के पास एडवोकेट अपनी नेम प्लेट में आप लिखवाएं, ताकि ये पता चले कि आप एडवोकेट हो। अगर आपके आसपास सराउंडिंग में आपकी ज़रूरत है तो लोग आपसे मदद मांगें। तो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके उन्हीं में से बनते हैं। तो ये जो बात है कि क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट कैसे नहीं आएगा, जो इसका सीधा सा वही एग्जांपल है। जब MBBS डॉक्टर एक MBBS की डिग्री लेता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, अब तो मैंने सुना 10-20 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं MBBS की डिग्री में, तो वो क्या लेके आता है? वो एक एक्सपीरियंस लेके आता है। जब मरीज उसके पास जाता है तो एक बार मरीज जाता है और उसके बाद सही होता है तो वो 4 लोगों को और बताता है। सेम काम एडवोकेट का भी है। जब एक बार आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने पैसों की चिंता किए बगैर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसकी मदद की और आपने उसके केस को पूरी तरीके से समझा, सॉल्व किया, क्योंकि वो आपका पहला केस था, तो आपको उसी तरीके से डेडिकेशन के साथ करना। तो आपको नॉलेज, तो सबसे पहला तो एक केस की बात आती नहीं है, ना किसी क्लाइंट की बात आती है। ये 2 चीज़ें माइंड से निकाल करके आप प्रैक्टिस करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ऑनलाइन सीखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। ऑनलाइन काफ़ी मेरे जैसे लोग हैं जो बताते रहते हैं चीज़ों को। तो आज मैं जो है आप लोगों को नकल प्राप्त करने के तरीके को बताता हूँ कि कैसे आपको नकल निकलवानी है कोर्ट से।
तो यहाँ पे जो प्रतिलिपि विभाग है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी होती है, और एप्लीकेशन इस तरह मैंने जो है एक फॉर्म भी आता है, मैं हैंड रिटन पसंद करता हूँ, और मैंने हैंड रिटन एप्लीकेशन भी की, और हैंड रिटन ही मैंने नकल के लिए एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। तो उसमें देखो इस तरह से लिखा जाएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि ऊपर का और साइड का पोर्शन आपको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद आपको फिर जो बचा हुआ एरिया उसमें लिखना शुरू करना है, क्योंकि साइड का पोर्शन जो होता है वो छोड़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ऊपर का पोर्शन आपको छोड़ना इसलिए जरूरी है, वहाँ पे टिकट लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायालय जो भी आपका फर्स्ट एसीजे जहाँ से जिस कोर्ट रूम से आपको नकल प्राप्त करनी है, जहाँ जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे आप लिखोगे न्यायालय फर्स्ट एसीजे एसडी आपका स्टेट बार जो भी है, सेवा में श्रीमान प्रभारी अधिकारी सत्य प्रतिलिपि विभाग सिविल कोर्ट और कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो यहाँ पे सत्य प्रतिलिपि विभाग सिविल कोर्ट जो जहाँ से आपको नकल प्राप्त करनी, जहाँ से आपको नकल देनी है, नकल के लिए जहाँ पे आपको सवाल डालना है अपना, जिससे कि नकल आपको मिले, तो ये इसको बोलते हैं सवाल। सबसे पहले क्या होगा कि आप सवाल की एप्लीकेशन लिखोगे, जैसे कि सेवा में मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, श्रीमान प्रभारी अधिकारी सत्य प्रतिलिपि विभाग सिविल कोर्ट, ये हर कोर्ट में इसी तरह से एप्लीकेशन लिखी जाएगी। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे श्रीमान जी विनम्र निवेदन, देखो मैंने पहले भी कहा है कि आपकी ड्राफ्टिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, कि एक एक चीज़ आप उसी में समझा दो, चाहे वो आप सवाल डालो चाहे कुछ करो। विनम्र निवेदन यह है कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें वर्णित नकल की प्रार्थी को साक्ष्य हेतु अत्यंत आवश्यकता है, जिसका मिलना आज ही जरूरी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त नकल की तुरंत सत्य फोटो प्रतिलिपि दिलाई जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। और यहाँ पे डेट डालेंगे, और यहाँ पे आप प्रार्थी जो भी एडवोकेट होगा, एडवोकेट जो है वो अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने प्रार्थी के नीचे डैश लगाया है। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है, और सब में यही एप्लीकेशन काम करती है। सॉरी, ये मेरे बेटे का टाइम टेबल आ गया है, आई एम वेरी सॉरी। अभी वीडियो में पॉज तो मतलब वीडियो इतना बन गया है, तो अब उसे वापस से तो बनाऊंगा नहीं, तो कोई बात नहीं इतना। तो नाउ अब हम इसको नकल के जो नकल जिसकी चाहिए तो उसके लिए हम उसकी डिटेल लिखेंगे। तो न्यायालय यहाँ पे दूसरे पेज में, पहले पेज में मैंने बताया था कि एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। न्यायालय पहला पेज जो आपका ये होगा, इसके ऊपर आपको टिकट लगा दी जाएगी 2 रुपए की, या फिर जो अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो फिर टिकट का बढ़ जाएगा, जैसी नकल चाहिए आपको वैसा उसको टिकट, वहाँ पे आप जाओगे। अगर आप यंग एडवोकेट हो तो आप सवाल जहाँ डाल लो वहीं पे आप पूछ लीजिए इसमें टिकट कितने की लगानी है, वो आपको बता देंगे, उतने की आप टिकट लगा दीजिए। कोई ज़्यादा वो चैलेंज नहीं है इसमें। ये एप्लीकेशन फर्स्ट पेज है आपका। सेकेंड पेज आपका ये है, बस 2 ही पेज हैं इसमें, और उसको आपको स्टेपल करके सवाल ये आपको डाल देना है जा करके नकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे सत्य प्रतिलिपि विभाग होता है, हर कोर्ट में होता है ये, और वहाँ पे जा करके आपको अपना सवाल डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि न्यायालय फर्स्ट एसीजे सीनियर डिवीज़न कॉमा, और यहाँ पे आप अपना स्टेट का नाम, फिर आप जिस मुकदमे में हैं, जो मुकदमा नंबर है, मुकदमा संख्या वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मुकदमा संख्या पड़ेगा। सरकार बनाम जो भी पार्टी है, या ए बनाम बी जो भी पार्टीज हैं उनका यहाँ पे डिटेल होगा। फिर किस धारा के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ पे वो धारा होगी, और थाना कौन सा है वहाँ पे उस थाने का नाम होगा। देखो कोर्ट रूम ये जरूरी इसलिए है, अब मैं पूरी प्रोसीडिंग बताता हूँ कि जब आप सवाल डालते हो तो नकल सवाल डिपार्टमेंट में जब आप सवाल डालते हो, सत्य प्रतिलिपि विभाग में जब आप सवाल डालते हो अपना, तो वहाँ पे ये जो है मुकदमा नंबर से ये पता चल जाएगा इस कोर्ट में ये जानी है आपकी एप्लीकेशन। तो वहाँ पे वो कोर्ट के सामने जो भी कोर्ट होगा उसका एक कार्यालय होगा, उस कोर्ट के कार्यालय में उसकी वो नकल की कॉपी पहुंच जाएगी आपके सवाल पे। ठीक है, तो आगे की प्रोसीडिंग ऐसी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे ये डालेंगे न्यायालय, मुकदमा संख्या, सरकार बनाम ये, धारा और थाना।
फिर नाम नंबर 1, इसी तरह से आप बिल्कुल साफ साफ जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा क्लियर राइटिंग में नाम अदालत, अदालत का नाम आपने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, यहाँ पे आपका स्टेट हो जाएगा। नंबर 2 मुकदमा नंबर, यहाँ पे अपना मुकदमा नंबर लिखना है। नाम फरीकैन, फरीकैन में वो लिखा जैसे सरकार बनाम या फिर ए बनाम बी, पार्टीज के नाम लिखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर नाम नकल, किस चीज़ की नकल चाहिए कि आपका जजमेंट आ गया है तो आपको नकल की निर्णय लेनी है। अगर आपको एफआईआर की कॉपी निकलवानी तो यहाँ पे एफआईआर की कॉपी लिखना है। ये कॉपी सीडी निकलवानी तो सीडी की, और केस डायरी मंगवानी है तो केस डायरी लिखेंगे आप यहाँ पे। तो जिस चीज़ के लिए आप नकल चाहिए, जिसकी नकल चाहिए वहाँ पे उस चीज़ की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। और अब इसमें जैसे कि ये इसमें नकल निर्णय की चाहिए तो फैसला कब हुआ है, आपको वो फैसले की डेट देनी पड़ेगी और उसके सामने लिखना पड़ेगा कि ये निर्णय की दिनांक है। और देश किस लिए चाहिए आपको नकल, तो साक्ष्य हेतु नकल चाहिए, ठीक है। अब ये आपको लिख देना है और यहाँ पे दिनांक और फिर प्रार्थी, और प्रार्थी के बाद आप अपनी एडवोकेट है अपनी मोहर लगाएंगे, अपना साइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो नकल के 2 पेज हो गए, जो आपने पहला पेज ये हुआ और दूसरा पेज ये हुआ, इन दोनों को आप करेंगे स्टेपल और सत्य प्रतिलिपि विभाग में जा करके आप दे देंगे। जब सत्य प्रतिलिपि विभाग में देंगे तो संबंधित न्यायालय जो आपने मेंशन किया है उसके कार्यालय में आपकी नकल पहुंच जाएगी। जब आप उस कार्यालय में जाएंगे पता कर लेंगे नकल आई है कि नहीं आई है। अगर वो नकल आपकी आ गई होगी तो वो नकल की कॉपी आपको आपकी फाइल में लग जाएगी और उसमें जो है उससे वो निकाल करके दे देंगे और कहेंगे कि जाइए आप इसकी फोटो कॉपी करा के ले आइए। अब इसी पेज को इसलिए छुड़वाया जाता है क्योंकि इसी पेज में आपको रिसीविंग लिख देंगे वो, कि रिसीविंग आपका ये पेज जब आप वहाँ से निकलवा लाओगे वो ये आपको अटेस्ट करके दे देंगे, डिपार्टमेंट से अटेस्ट होके आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको नकल इस एप्लीकेशन को आप देंगे जाके, और इस एप्लीकेशन को देने के बाद जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी उस कॉपी में आपको लिख देंगे कि नकल प्राप्त हुई। तो इस तरह से आपके सवाल पे आपने सवाल डाला, फिर उसकी आपने नकल ली, रिसीविंग दे के आप अपनी नकल ले करके चले आओगे। तो ये तो पूरा प्रोसीजर था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। हमारे लिए ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें फर्दर डायरेक्शंस मिलती हैं कि हम अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव करें, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं उनको मैं परफेक्ट डिटेल प्रोवाइड कर पाऊँ। कुछ कमियां हैं तो वो भी ज़रूर बताइए ताकि हम उन्हें फर्दर इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि जो भी है हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें सब लोगों का सहयोग है, इस वजह से ये चल रहा है। और इसमें जो है हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ना है ताकि हम जो है इम्पॉर्टेंट जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर कर सकें और आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर सॉल्व कर सकें। जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है और जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अच्छे बनाए हुए हैं जिसमें मैंने कि सिविल कोड के बारे में समझाया है, क्रिमिनल कोड्स के बारे में समझाया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है, यंग लॉयर है, तो आप ज़रूर देखिए उनको कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आपको सेशन कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं उनमें कौन सी अदालत कितनी सज़ा दे सकती है और कौन सी कोर्ट के क्या अधिकार होते हैं और उसके पास कितनी पावर होती है, पावर ऑफ कोर्ट्स, ये मैंने पूरा कवर किया बहुत ही आसान शब्दों में। सेक्शन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 13 सीआरपीसी का, ये बिल्कुल मत भूलना, आपको ज़रूर पढ़ना है। और साथ में मैंने सिविल सूट को फाइल करने का पूरा प्रोसेस बताया इसमें कि सिविल सूट कैसे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी प्रोसीडिंग क्या है, सिविल सूट फाइल कैसे करते हैं, इसका पूरा तरीका मैंने समझा दिया है। इसके साथ ही मैंने सिविल प्रोसीजर कोड शुरू किया है। इसमें मैंने ऑर्डर 1 से 13 रूल जो हैं वो मैंने समझा दिए हैं कि वादी क्या होता है और वादी को कैसे जोड़ा जाए, प्रतिवादी को कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ऑर्डर हैं, ऑर्डर 1 मैंने कवर किया है, फर्दर ऑर्डर और कवर करूँगा। जितनी भी मुझे ऑडियंस के रिएक्शंस मिलते हैं मैं उस हिसाब से वीडियोस आगे बनाता रहता हूँ। और सीपीसी, सीआरपीसी और मैं आईपीसी के वीडियोस जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाता हूँ वो आप तक जरूर पहुँच जाए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस चैनल में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड हो और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मीनिंगफुल है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे एक तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और दूसरा आपको सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको अपने यूट्यूब हैंडल पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ अब ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।